दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज मैं महागाथा एपिसोड नंबर 245 से 250 तक लेके आया हूँ। तो चलिए इस नील की रोमांच से भरी कहानी। अध्याय 245 विमोह और नील का टकराव। नील अपनी खड्ग गति का परिचय देते हुए युद्ध प्रांगण में अत्यंत तीव्र गति से चक्राकार घूम रहा था। इसके साथ ही उसने उन पद्मासनों पर प्रहार करने हेतु अपने 6 छद्म रूपों का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में ले रखा था। धड़ाम धड़ाम वे छद्म रूप अत्यंत शक्तिशाली सिद्ध हो रहे थे। उनके प्रचंड प्रहारों से वे कमल पुष्प क्षत विक्षत होकर सहस्रों सूक्ष्म पंखुड़ियों में बिखर गए। देखते ही देखते संपूर्ण रणस्थल उन पंखुड़ियों से आच्छादित हो गया। धरातल पर गिरती पंखुड़ियां क्षण भर में दिव्य ऊर्जा के कणों में परिणत होकर वायुमंडल में विलीन हो गईं। छद्म रूप अत्यंत बलशाली थे, किंतु नील एक समय में केवल 6 रूप ही प्रकट कर सकता था। इसके विपरीत विमोह को केवल अपनी हथेली उठानी पड़ती थी और सैकड़ों नए पुष्प प्रकट हो जाते थे। इनमें से कई पुष्प तो छद्म रूपों के आक्रमण को छकाकर सीधे नील को लक्ष्य बनाकर उसकी ओर बढ़ने लगे। इन घटनाओं के पश्चात भी नील के मुख पर भय का कोई चिन्ह न था। पूर्व में वह इन पुष्पों के प्रचंड दाब को सहने में समर्थ था, किंतु अब उसकी शक्ति का स्तर उच्च हो चुका था। वह अपनी बैंगनी दिव्य ऊर्जा के बल पर इन्हें निष्प्रभावी कर सकता था। जैसे ही नील की बैंगनी ऊर्जा का स्पर्श उन रक्त कमलों से हुआ, अचानक उन पुष्पों का वर्ण परिवर्तित होने लगा। उनका रक्ताभ रंग और अधिक तीव्र होकर धधकने लगा। नील को किसी गंभीर संकट की अनुभूति हुई और वह तुरंत पीछे की ओर हटा। ठीक उसी क्षण उसके अत्यंत निकट मौजूद पुष्प में भीषण विस्फोट हुआ। उस विस्फोट से विकराल अग्नि ज्वालाएं प्रस्फुटित हुईं, जिनका उत्ताप इतना प्रचंड था मानो वह समस्त अस्तित्व को भस्म कर देने पर उतारू हो। यद्यपि नील त्वरित गति से पीछे हट चुका था, फिर भी वह उस ताप की चपेट में आ ही गया। विस्फोट के आघात से उड़कर वह सीधे रण क्षेत्र के सुरक्षा कवच से जा टकराया। मैं भली भांति जानता हूं कि तुम्हारी दिव्य ऊर्जा अत्यंत विचित्र है और वह मेरे पुष्पों को भी निगल सकती है, विमोह ने उपहास उड़ाते हुए कहा। काले पर्वत पर तुमने यही किया था, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं पुनः वही भूल दोहराऊंगा? विमोह ने घमंड से मुस्कुराते हुए आगे कहा, क्या तुम्हें लगता है कि अपनी इस विचित्र शक्ति के बल पर तुम मुझे पराजित कर दोगे? तुम में अभी मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की सामर्थ्य नहीं है। तुम्हें परास्त करने के लिए मुझे अपनी पूर्ण शक्ति व्यय करने की भी आवश्यकता नहीं। वार्तालाप के दौरान भी विमोह निरंतर नए पुष्पों की रचना कर रहा था, जो नील के छद्म रूपों से टकराकर उन्हें व्यस्त रखे हुए थे। तभी विमोह के नेत्रों में हिंसक भाव तीव्र हो गए। रणस्थल के मध्य भाग में एक विशालकाय पुष्प प्रस्फुटित होने लगा। विमोह द्वारा रचित साधारण पुष्प केवल हथेली के आकार के थे, किंतु मध्य में प्रकट हो रहा ये श्वेत कमल सर्वथा भिन्न था। यह आकार में निरंतर विस्तृत होता गया, पहले एक पात्र के समान और फिर देखते ही देखते 10 गज चौड़ा तथा 5 गज ऊंचा रूप धारण कर गया। विमोह ने मंद मुस्कान के साथ नील को देखा और सहजता से उस विशाल श्वेत कमल के केंद्र में विराजमान हो गया। वहां पहुंचते ही उससे एक विकराल प्रभाव मंडल उत्सर्जित हुआ और उसकी शक्ति एकाएक 10 गुना बढ़ गई। विमोह के शरीर से प्रवाहित होती ऊर्जा उस कमल में संकेंद्रित होने लगी। बूम बूम बूम! अचानक रण क्षेत्र के शिलाखंड इस प्रकार चटकने लगे मानो उन पर गजों का भार डाल दिया गया हो। चारों ओर गहरी दरारें उभर आईं। ये भीषण दाब केवल विमोह के प्रभाव मंडल मात्र से उत्पन्न हुआ था। इस क्षण विमोह उस विशाल कमल पर किसी एकाधिकार सम्राट की भांति आसीन था। वह नील की ओर इस प्रकार निहार रहा था मानो कोई विशालकाय जीव किसी तुच्छ कीट को देख रहा हो। मैं इस कौशल का प्रयोग तुम्हारे विरुद्ध नहीं करना चाहता था, विमोह ने नीरस स्वर में कहा, किंतु तुम अपनी पराजय स्वीकार करने को तत्पर नहीं हो। अतः अब मैं तुम्हें विवश कर दूंगा। मैं तुम्हें ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 3 वर्ष का समय देना केवल तुम्हारे दम को तुष्ट करने के लिए था। मेरी शक्ति भी निरंतर संवर्धित हो रही है। तुम 3 क्या 30 वर्ष पश्चात भी मेरे समकक्ष नहीं आ सकोगे। रण क्षेत्र का धरातल एक विशेष सुरक्षा चक्र द्वारा सुदृढ़ किया गया था, जिससे उसकी कठोरता धातु से भी अधिक थी। इसके पश्चात भी विमोह के गुरुत्वाकर्षण बल ने उसके कई खंडों को छिन्न भिन्न कर दिया था। इस प्रचंड गुरुत्वाकर्षण के कारण नील को अपना संपूर्ण शरीर अत्यधिक भारी प्रतीत होने लगा। ये दाब काले पर्वत पर हुए युद्ध की तुलना में कई गुना अधिक था। इसके बावजूद नील ने अपने दांत भींचे और सीधे खड़े होकर कहा, ये तो केवल कुछ गुना गुरुत्वाकर्षण ही है। इस पर इतना अहंकार? यदि यही बात है तो मुझे तुम्हारा यह मिथ्या अभिमान भंग करना ही होगा। इतना कहते ही नील ने अपने भीतर 100 से अधिक सर्प शल्कों की सुप्त ऊर्जा को जागृत कर लिया। उसके शरीर में शक्ति का एक प्रचंड ज्वार उठ खड़ा हुआ। उसने विमोह पर तीक्ष्ण दृष्टि डाली और सीधे उसकी दिशा में दौड़ लगा दी। केवल इतना सा गुरुत्वाकर्षण? विमोह ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए अपनी तर्जनी उंगली नील की ओर तान दी। पर्वतीय कमल अंगुली। क्षण भर में पूरे प्रांगण में फैला गुरुत्वाकर्षण बल लुप्त हुआ और अगले ही क्षण वह पूर्ण रूप से केवल नील पर केंद्रित हो गया। जो बल विस्तृत क्षेत्र में फैला था, वह एक बिंदु पर सिमटते ही सैकड़ों गुना अधिक प्रचंड हो गया। धड़ाम
नील का शरीर किसी गिरते हुए पर्वत की भांति धरातल से जा टकराया, जिससे वहां एक गहरा गर्त बन गया। ये दृश्य देखकर विमोह के चेहरे पर संतोष की रेखाएं उभर आईं। उसने सिर हिलाते हुए कहा, तुम मेरे गुरुत्वाकर्षण का सामना करने में भी असमर्थ हो। तुम्हारे पास तो मुझे शस्त्र उठाने पर विवश करने की भी क्षमता नहीं है। नील अभी उस गर्त से बाहर निकलने का प्रयास ही कर रहा था कि विमोह ने पुनः उंगली से संकेत किया। नील एक बार फिर प्रचंड ध्वनि के साथ भूमि में धंस गया। इस युद्ध ने आश्रम के समस्त शिष्यों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। विमोह अत्यंत शक्तिशाली है। नील का शारीरिक बल अद्भुत है, फिर भी विमोह ने उसे केवल एक उंगली के संकेत से धराशायी कर दिया। इसके लिए कितनी असीम शक्ति की आवश्यकता होती होगी। यदि ज्ञान न हो तो तर्क न करें। क्या आपको लगता है कि विमोह ने केवल उंगली के बल से ये किया है? वह तो गुरुत्वाकर्षण बल का खेल है। किंतु नील का शरीर देखिए, जिसने इस प्रचंड दाब में भी धरातल को तोड़ दिया पर स्वयं नष्ट नहीं हुआ। ये वास्तव में विस्मयकारी है। नील के स्थान पर कोई अन्य होता तो अब तक चूर्ण बन चुका होता, जबकि नील बार बार उठ खड़ा हो रहा है। दूसरी ओर नील अभी भी विचलित नहीं हुआ था। यद्यपि वह बार बार भूमि पर दबाया जा रहा था, किंतु केवल गुरुत्वाकर्षण के प्रहार से उसे परास्त करना संभव न था। इस अति दाब के कारण उसके शरीर में ऊर्जा की उष्ण धाराएं प्रवाहित होने लगी थीं, इसलिए वह किसी शीघ्रता में नहीं था। विमोह भी अत्यंत धैर्यपूर्वक खेल खेल रहा था। पूर्व में नील द्वारा किए गए वाक प्रहारों से उसका अपमान हुआ था, अतः वह सभी के समक्ष नील को नीचा दिखाना चाहता था। नील, कहाँ गया तुम्हारा वह अभिमान? तुम तो मेरी एक उंगली का सामना भी नहीं कर पा रहे हो। विमोह ने उपहास उड़ाया। विमोह भीतर ही भीतर अत्यंत प्रसन्न था। यद्यपि वह नील को तुच्छ समझ रहा था, किंतु वास्तविकता ये थी कि वह नील को एक सक्षम प्रतिद्वंद्वी मान चुका था। वह ये भूल गया था कि नील अभी केवल प्राथमिक चरण का योद्धा था। नील बार बार ऊपर उठने का प्रयास करता और विमोह उसे पुनः नीचे दबा देता। कहाँ है तुम्हारा वह विचित्र अस्त्र? उसका प्रयोग क्यों नहीं करते? अपने मानसिक प्रहारों का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे? क्या उन्हें अभी भी छिपाकर रखना चाहते हो? मुझे लगा था तुम अत्यंत बलशाली हो, किंतु तुम तो अपेक्षा से अधिक निर्बल निकले। विमोह निरंतर ताने कस रहा था। उसकी बातें सुनकर उपस्थित जनसमूह में फुसफुसाहट होने लगी। क्या नील के पास अभी भी कोई गुप्त अस्त्र है? क्या नील मानसिक प्रहार करने में भी सक्षम है? इस स्तर पर यह कला अर्जित करना अत्यंत दुर्लभ है। विमोह ने जानबूझकर ये बातें कही थी ताकि नील के सभी गुप्त दांव उजागर हो जाएं। एक वरिष्ठ शिष्य होने के नाते वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता था। इसी बीच नील एक बार फिर गर्त से बाहर निकला और मुस्कुराते हुए बोला, मैं भले ही शक्तिशाली न हूं, किंतु विमोह, तुम मुझसे भी अधिक दुर्बल हो। क्या तुम्हें लगता है कि इस गुरुत्वाकर्षण से तुम मुझे समाप्त कर दोगे? तो ये तुम्हारी भूल है। नील ने तीव्र छलांग लगाई और अपनी खड्ग गति का प्रयोग करते हुए एक विचित्र कोण से गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव क्षेत्र को छका दिया। धड़ाम! विमोह ने त्वरित गति से गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित किया, किंतु उसका प्रहार केवल नील की छाया पर लगा, जिससे भूमि पर एक और गर्त बन गया। विमोह ने पुनः संकेत किया, किंतु इस बार भी उसका निशाना चूक गया। धड़ाम धड़ाम! लगातार होते प्रहारों से संपूर्ण प्रांगण गर्तों से भर गया। नील अपनी गति को अंतिम सीमा तक ले जा रहा था, किंतु वह अपनी मुख्य खड्ग भावना को अभी भी गुप्त रखे हुए था, क्योंकि आगे की प्रतियोगिताओं में उसे और भी शक्तिशाली विरोधियों का सामना करना था। क्या तुम केवल किसी खरगोश की भांति भागना जानते हो? विमोह ने पीछा करते हुए कहा। अचानक नील की गति दोगुनी हो गई। उसी क्षण उसके 6 छद्म रूपों ने उस विशाल श्वेत कमल को चारों ओर से घेर लिया। किसने कहा कि मैं केवल भागना जानता हूँ? नील ने सीधे विमोह के सामने प्रकट होकर कहा। अगले ही पल एक विशाल मुष्टि छाया प्रकट हुई और पलक झपकते ही विमोह की ओर झपटी। क्या नील का ये प्रहार विमोह के अहंकार को तोड़ पाएगा? क्या ये युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर है या कोई नया मोड़ लेने वाला है? जानने के लिए पढ़ते रहिए। अध्याय 246। क्या आप उसे बचाना चाहेंगे? उस विशालकाय मूके को देखते ही विमोह शेखावत के माथे पर सिलटे पड़ गईं। उसने तुरंत अपने हाथों को लहराया, जिससे सैकड़ों दिव्य कमल के फूल हवा में प्रकट होकर नाचने लगे। विमोह शेखावत ने पहले भी काली पहाड़ी के युद्ध में नील के मूके का विकराल रूप देखा था। उस वक्त नील केवल एक अर्ध महावीर योद्धा ही था, फिर भी उसने विमोह के सीधे वार को रोककर उसे आश्चर्यचकित कर दिया था। उस घटना ने विमोह के मन पर एक गहरी छाप छोड़ी थी। लेकिन आज का यह मुक्का पहले से कहीं ज्यादा ठोस, जीवंत और विनाशकारी प्रतीत हो रहा था। विमोह भी एक चतुर योद्धा था। उसने नील की असुर दैवीय मुष्टि कला का तोड़ पहले ही निकाल लिया था। इसलिए कमल का त्रिकोण बनाते समय उसने आगे और पीछे की पंक्तियों के बीच जानबूझकर थोड़ा अंतर रखा था। सैकड़ों कमल के फूलों ने एक मजबूत ढाल बनाते हुए नील की मूके की छाया को चारों तरफ से घेर लिया। धमाका! कमल के फूलों से टकराते ही बैंगनी मूके की छाया ने पहली पंक्ति के फूलों को लीलना शुरू कर दिया। यह नज़ारा देखकर दर्शकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सिद्धार्थ के खिलाफ मुकाबले में ये बैंगनी ऊर्जा किसी को स्पष्ट नहीं दिखी थी, लेकिन अब सब साफ देख सकते थे।
लाल कमल के फूल बैंगनी शक्ति के संपर्क में आते ही अपनी प्रकृति खोने लगे और बैंगनी रंग में बदलने लगे। यह क्या रहस्य है? वे कमल के फूल बैंगनी क्यों हो रहे हैं? एक शिष्य ने अचरज से पूछा। लगता है नील की ऊर्जा उन फूलों पर हावी हो रही है। नहीं, नील की आध्यात्मिक शक्ति उन फूलों को सीधे निगल रही है। ये कौन सी अजीब और घातक तकनीक है? इस निगलने वाली शक्ति के सामने तो कोई भी टिक नहीं पाएगा। तभी एक अन्य अनुभवी शिष्य ने टिप्पणी की, मुझे लगा था नील हार जाएगा, लेकिन मुकाबला अभी बाकी है। हालांकि विमोह भी कम चालाक नहीं है। उसने फूलों के बीच दूरी इसीलिए रखी थी ताकि नील की शक्ति एक बार में सब कुछ न सोख सके। विमोह शेखावत के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। अगर मुझे तुम्हारी इस निगलने वाली शक्ति का अंदाजा न होता तो शायद आज मुझे मुश्किल होती, लेकिन मैं एक ही गलती बार बार नहीं दोहराता। विमोह ने अपनी उंगलियां भींची और एक जोरदार हुक्म दिया। पलक झपकते ही सभी कमल के फूल एक साथ फट पड़े। धमाका! एक ही फूल के फटने का धमाका भयंकर था तो दर्जनों फूलों के एक साथ फटने से वहां तबाही का मंजर बन गया। उस विस्फोटक ऊर्जा ने नील की मुके की छाया और बैंगनी कमल दोनों को पल भर में राख में बदल दिया। विमोह जानता था कि नील की अजीब शक्ति को खत्म करने के लिए अपने ही फूलों की बलि देना एकमात्र रास्ता था, वरना वह धीरे धीरे उसकी पूरी ताकत सोख लेता। तुम्हारी मुके की छाया तो अब खत्म हो चुकी है, अब देखना है कि तुम किस बल पर उछलते हो। विमोह ने तंज कसा और उसके चारों ओर और भी दिव्य कमल खिलने लगे। नील की तकनीक अनोखी थी, लेकिन विमोह की पर्वतीय कमल साधना भी कमजोर नहीं थी। फिर भी नील की तरक्की की रफ्तार देखकर विमोह के दिल में एक अनजाना डर घर कर रहा था। महज 6 महीनों में नील इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसे आंखें मिला सके। अगर उसे 3 साल का वक्त और मिल गया तो विमोह जानता था कि वह नील के सामने टिक भी नहीं पाएगा। इसलिए विमोह उसे यहीं कुचल देना चाहता था। वह नील के हर दांव को नाकाम करके उसके आत्मविश्वास और उसके योद्धा हृदय को पूरी तरह तोड़ देना चाहता था। योद्धा का हृदय ही उसकी असली ताकत होती है। अगर यह एक बार बड़े झटके से टूट जाए तो योद्धा के भीतर हृदय दानव का वास हो जाता है, जिसके बाद उसका आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाता है। विमोह को लगा कि नील का सारा घमंड उसकी इस बैंगनी ऊर्जा पर टिका है। अगर उसने इस हथियार को बेकार कर दिया तो नील का पराजय तय है। मेरा भरोसा। नील के होठों पर एक शांत और रहस्यमयी मुस्कान उभरी। नील के पास अभी भी कई ऐसे दांव थे जो उसने छिपाकर रखे थे, लेकिन वह विमोह जैसे प्रतिद्वंद्वी के सामने अपने सारे पत्ते खोलने का बेवकूफ़ काम नहीं करना चाहता था। इस प्रतियोगिता में शीर्ष पर पहुंचने के लिए उसे अभी संयम की जरूरत थी। अगर मेरे पास कोई छुपा दांव न भी हो तब भी तुम मेरा क्या बिगाड़ लो गे? नील ने शांत स्वर में उसे ललकारा। नील जानता था कि विमोह ने पिछली हार से सीख लेकर अच्छी तैयारी की थी। आमतौर पर ताकतवर योद्धा कमजोरों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन नीलिमा का भाई होने के नाते विमोह उस पर पैनी नजर रखे हुए था। मैं क्या कर सकता हूँ? हा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यह कठोर काया तुम्हें अजेय बनाती है? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक सच्चे योद्धा और तुम में कितना अंतर है। बात खत्म होते ही विमोह की मुट्ठी में एक प्राचीन चमचमाती तलवार प्रकट हुई। वह तलवार 2 अंगुल चौड़ी और 1 गज लंबी थी, जिस पर बेहद बारीक और जटिल प्राचीन नक्काशी की गई थी। यह कोई आम हथियार नहीं था, बल्कि शेखावत राजवंश की एक धरोहर थी जो उन्हें पीढ़ियों से मिली थी। यह एक निम्न श्रेणी का पृथ्वी हथियार था। तलवार हाथ में आते ही विमोह का रूप पूरी तरह बदल गया। खिलते कमलों के बीच खड़ा विमोह किसी प्राचीन सम्राट की भांति प्रतीत हो रहा था, जो पूरी दुनिया को अपने कदमों में देखने का दम रखता हो। दर्शकों में सनसनी फैल गई। क्या विमोह के पास एक प्राचीन पृथ्वी श्रेणी का हथियार है? ये तो अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली है। इसकी धार किसी भी रक्षा कवच को चीर सकती है। ये तलवार विमोह के पूर्वजों को एक प्राचीन सम्राट की समाधि से मिली थी, जिसे हासिल करने के लिए उन्होंने कई जानलेवा पहेलियों और कंकाल रक्षकों का सामना किया था। ये वही प्राचीन तलवार है जिसे हजारों साल पहले सम्राट समुद्रगुप्त धारण करते थे, विमोह ने गर्व से कहा। नील, तुम्हारी धातु जैसी काया देखते हैं इस तलवार के वार को कैसे सहती है। उस तलवार पर उकेरी गई पृथ्वी संरचना को देखकर नील सतर्क हो गया। उसकी अपनी शारीरिक क्षमता एक मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार के बराबर थी, जबकि यह पृथ्वी हथियार निश्चित रूप से उसकी त्वचा को भेद सकता था। प्राचीन पृथ्वी हथियार, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तलवार मुझ तक पहुंच भी पाएगी? नील ने एक कदम पीछे खींचकर अपने भीतर की ज्वालाशिला की ऊर्जा को जगाया। पलक झपकते ही उसकी गति हवा से भी तेज हो गई और उसके 6 छलावा शरीर अलग अलग दिशाओं से विमोह पर झपटे। विमोह ने बिना घबराए अपनी तलवार घुमाई। उसके पैरों के नीचे मौजूद कमल की 6 पंखुड़ियां अलग होकर उन छलावे के शरीरों से टकराईं और उन्हें हवा में उड़ा दिया। तुम्हारी गति वाकई तारीफ के काबिल है। तुमने तलवार की मूल भावना को समझे बिना ही उसके कदमों की कला सीख ली, विमोह ने अपनी खूबसूरत चालों से दूरी कम करते हुए कहा। लेकिन ये सब मेरे सामने व्यर्थ है। अखाड़े की जमीन गड्ढों से भरी होने के कारण विमोह की चाल थोड़ी धीमी पड़ रही थी,
जबकि नील की अनोखी कदमताल उसे इस बिगड़े माहौल में भी बढ़त दे रही थी। फिर भी दोनों के बीच का फासला तेजी से घट रहा था। दर्शक सांसें थामे देख रहे थे। दोनों के बीच की कड़वाहट साफ दिख रही थी। अगर विमोह को मौका मिला तो वह नील को जान से मारने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। नील के पास अब दो ही रास्ते बचे थे, या तो हार मान ले या अपनी जान गंवा दे। मैदान के बिगड़ते हालात देखकर आचार्य बलदेव चिंतित हो उठे। वे तुरंत कुलपति समर्थ देव के पास पहुंचे और धीमी आवाज में पूछा, कुलपति महोदय, क्या आप नील को बचाना चाहेंगे? अध्याय 247, क्या ये जंग की अंतिम घड़ी है? मुख्य प्रमुख जी, क्या आपकी मंशा नील को उबारने की है? सप्तसिंधु पीठ की सर्वोच्च दल स्पर्धा अत्यंत प्रतिष्ठित और आधिकारिक आयोजन था। इसके जरिए शिष्यों की काबिलियत को परखा जाता था। इस वजह से स्पर्धा के नियम बेहद प्राचीन और सख्त थे। मिसाल के तौर पर जब हेमंत ने दिवाकर पर आक्रामक हमला करके उसे प्रताड़ित किया था, तब दिवाकर के हार न मानने के कारण निर्णायक मंडल ने कोई दखल नहीं दिया था। ठीक वैसे ही जब विमोह शेखावत ने अपनी पर्वतीय कमल उंगली के प्रभाव से पूरे युद्ध क्षेत्र को तहस नहस कर दिया था, तब भी मध्यस्थों ने चुप्पी साधे रखी। आमतौर पर स्वयं मुख्य प्रमुख समर्थ देव भी इन स्पर्धाओं के बीच में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रखते थे। हालांकि वरिष्ठ आचार्य बलदेव ये भली भांति जानते थे कि मुख्य प्रमुख के मन में क्या चल रहा था। समर्थ देव की दृष्टि में नील एक ऐसा असाधारण योद्धा था जिसे हर हाल में संरक्षित किया जाना चाहिए। वे नील की क्षमताओं को बहुत ऊंचा आंकते थे और उस पर खास ध्यान देते थे। आश्रम के साधारण कामकाज से उदासीन रहने वाले मुख्य प्रमुख की ऐसी दिलचस्पी देखना वाकई अनोखा था। उसी क्षण आचार्य बलदेव ने देखा कि विमोह शेखावत अपनी प्राचीन तलवार लहराते हुए नील पर लगातार प्रहार करने की ताक में था। यदि नील की जान चली जाती तो यह एक अपूरणीय क्षति होती। परंतु मुख्य प्रमुख समर्थ देव ने अपनी नजरें नील पर ही जमाए रखीं और संयम से बोले, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यद्यपि विमोह पूरी ताकत से पीछे पड़ा है, किंतु क्या नील के मुख पर तनिक भी भय दिख रहा है? मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस युवा के पास अभी भी कोई तरकीब छिपी हुई है। बलदेव जी ने ध्यान से देखा तो पाया कि नील का चेहरा एकदम शांत था। वह एक विशिष्ट अस्त्र कदम तकनीक का प्रयोग करते हुए विमोह के घातक वारों से खुद को बचा रहा था। वास्तव में उसके भीतर घबराहट का कोई नामो निशान न था। नील स्वभाव से अत्यंत धैर्यवान था, किंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं था कि उसे विमोह की पैनी तलवार से कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। दोनों योद्धाओं के बीच का फासला पल पल घटता जा रहा था। जैसे ही दूरी बेहद कम हुई, विमोह की फुर्तीला आकृति अचानक जमीन पर आ टिकी। अगले ही क्षण उसने अपनी पुरातन कृपाण को तेजी से घुमाया। इस बार उसका लक्ष्य कोई मर्मस्थल नहीं, बल्कि सीधे नील की बांह थी। जैसे ही विमोह ने प्रहार किया, नील को मानो यह आभास हो गया कि उसकी पीठ के पीछे भी आंखें मौजूद हैं। उसने तुरंत एक कदम बगल में बढ़ा लिया। इस मामूली से भटकाव के कारण विमोह की तलवार नील के कंधे को महज 1 इंच की दूरी से छूकर निकल गई और वार खाली चला गया। तभी नील के होंठों पर एक चतुर मुस्कान उभर आई। पलक झपकते ही वह तेजी से मुड़ा और सीधे विमोह के सामने आ खड़ा हुआ, जिससे दोनों के मध्य का फासला न के बराबर रह गया। तुम स्वयं अपनी मौत को निमंत्रण दे रहे हो। विमोह को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नील इतनी निडरता से उसका सीधा मुकाबला करेगा। एक क्षण के लिए वह सकपका गया, लेकिन तुरंत संभलते हुए उसने फिर से अपनी तलवार चला दी। परंतु इस बार नील पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा और अपने नंगे हाथ से उस वार को रोकने का प्रयास करने लगा। यह क्या नील खाली हाथों से तलवार का वार रोकने जा रहा है? क्या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? निहत्थे होकर विमोह की धारदार कृपाण को कैसे रोका जा सकता है? इस तरह तो नील अपना हाथ सदा के लिए गंवा बैठेगा। नील को बिना किसी ढाल या अस्त्र के आगे बढ़ते देख दर्शक दीर्घा में बैठे कई लोग निराशा में सिर हिलाने लगे। विमोह न केवल नील से अधिक शक्तिशाली था, बल्कि उसकी तलवार भी एक दुर्लभ पृथ्वी श्रेणी का शस्त्र थी। क्या ये सरासर आत्मघाती कदम नहीं था? अधिकांश लोगों को लगने लगा कि नील का हाथ अब कटकर अलग हो जाएगा, लेकिन नील इतना नासमझ नहीं था कि सीधे धार पर प्रहार सहता। नील के इस दुस्साहस को देखकर विमोह के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। किंतु अचानक नील ने अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी बांधी और अपने वार का रुख बदलते हुए तलवार की धार के बजाय उसकी बगल की सतह पर एक करारा मुक्का जड़ दिया। उसका जोरदार प्रहार सीधे तलवार के पार्श्व भाग पर लगा। जैसे ही नील का मुक्का तलवार से टकराया, विमोह के चेहरे का रंग उड़ गया। नील का प्रहार केवल शारीरिक बल पर निर्भर नहीं था, उसने ज्वालाशिला की गुप्त ऊर्जा को सक्रिय किया था, जिससे उसके मुक्के से एक अत्यंत भयंकर कंपन उत्पन्न हुआ। विमोह को अपनी तलवार में ऐसा तेज झटका महसूस हुआ कि वह लगभग उसके हाथ से छूटने ही वाली थी। इतना ही नहीं, उस प्रचंड कंपन की लहरें विमोह की देह के भीतर तक समा गईं, जिससे उसकी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति और रक्त प्रवाह में उथल पुथल मच गई। वह बेहद व्यथित हो उठा। यह अद्भुत दृश्य देखकर वहां उपस्थित संपूर्ण जनसमूह हतप्रभ रह गया।
अंबर दल के आचार्य और सभी सह शिक्षार्थियों ने देखा कि नील ने न केवल हमले को सफलतापूर्वक टाला, बल्कि ऐसा सटीक पलटवार किया कि प्रतिद्वंद्वी का अस्त्र लगभग छिन ही गया था। ये देखकर उन सब ने राहत की सांस ली, यहाँ तक कि आचार्य बलदेव भी कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गए। दूसरी ओर मुख्य प्रमुख समर्थ देव के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान फैल गई। उन्होंने बलदेव से कहा, मैंने कहा था न, इस बालक के पास हर विकट स्थिति से निकलने का कोई न कोई मार्ग अवश्य होता है। मुक्का मारने के पश्चात नील रुका नहीं, वह लगातार आगे बढ़ता रहा और विमोह के और करीब जाकर ताबड़तोड़ प्रहार करने लगा। ऐसे मोड़ पर वह अपने विरोधी को तनिक भी संभलने का अवसर नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने इस बढ़त का पूरा लाभ उठाया। विमोह की प्रतिक्रिया दर भी असाधारण रूप से तीव्र थी। नील के अनवरत हमलों को देखकर वह तेजी से पीछे हटने लगा, किंतु नील एक साए की तरह उससे चिपका रहा, जिसे दूर धकेलना विमोह के लिए असंभव हो रहा था। विमोह खुद को बचाने के लिए तलवार चलाना चाहता था, लेकिन नील की निकटता के कारण वह अस्त्र का सही उपयोग नहीं कर पा रहा था। इसके अतिरिक्त नील के प्रत्येक मुक्के के साथ उठने वाली अजीब कंपन तरंगें विमोह को परेशान कर रही थीं, जिससे वह अपना कमल कवच निर्मित करने के लिए अपनी ऊर्जा को केंद्रित ही नहीं कर पा रहा था। धड़ाक, खनक, खनक। इसी बीच नील के कुछ प्रहार सीधे विमोह के शरीर पर लगे, जिनसे बचाव के लिए उसे अपनी पूरी आत्मा ऊर्जा झोंकनी पड़ी। यदि विमोह का आंतरिक बल अत्यंत विशाल न होता, जो नील की प्रचंड शक्ति को जैसे तैसे झेल रहा था, तो वह अब तक पूरी तरह परास्त हो चुका होता। फिर भी कुछ भीषण प्रहार सहने के बाद विमोह को लगा जैसे उसकी शिराओं में बहता रक्त पूरी तरह अनियंत्रित हो गया हो। अचानक उसके गले में एक अजीब सी तरावट महसूस हुई और उसने खून की उल्टी कर दी। उफ! धड़ाक! अगले ही क्षण नील ने एक और शक्तिशाली घूंसा जड़ा। उस प्रहार के प्रभाव से विमोह जानबूझकर कुछ कदम पीछे की ओर उछला और उसी समय अपनी तलवार को तेजी से घुमाया। इस रक्षात्मक वार से बचने के लिए नील को भी 2 कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। तुरंत ही विमोह ने अपना दूसरा हाथ लहराया और दोनों के बीच एक सुरक्षात्मक कमल का निर्माण हो गया। उसने सोचा कि अब उसे सांस लेने का कुछ समय मिल जाएगा, किंतु नील ने इस क्षण को भी व्यर्थ नहीं जाने दिया। नील की मुट्ठी से एक बैंगनी रंग की रहस्यमय छाया निकली और क्षण भर में विमोह के अति निकट पहुंच गई। जैसे ही वह बैंगनी छाया कमल ढाल के समीप पहुंची, उसमें से तारों की हल्की जगमगाहट फूटने लगी। विमोह ने उस विचित्र प्रकाश को महसूस तो किया, परंतु इससे पहले कि वह सतर्क हो पाता, उन तारा सदृश किरणों में एक जोरदार धमाका हुआ और उसमें से विनाशकारी ऊर्जा का प्रस्फुटन हुआ। पलक झपकते ही विमोह का सुरक्षात्मक कमल उस तबाही मचाने वाली ऊर्जा की चपेट में आकर बिखर गया। केवल इतना ही नहीं, उस तारों के विस्फोट से एक तीव्र श्वेत प्रकाश उत्पन्न हुआ, जिससे विमोह को विवश होकर अपनी आंखें बंद करनी पड़ीं। इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाते हुए नील एक बार फिर विमोह के ठीक सामने आ पहुंचा और उस पर ऐसा प्रचंड प्रहार किया कि विमोह लड़खड़ाते हुए पीछे जा गिरा। नील द्वारा बार बार छले जाने से विमोह का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह चीखते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं, विमोह शेखावत, ऐसे करीबी मल युद्ध से भयभीत हो जाऊंगा? ये कहते हुए वह तेजी से झपटा और नील की ओर एक भारी घूंसा चलाया। धड़ाक! किंतु विमोह का प्रहार नील तक पहुंच पाता, उससे पहले ही नील का मुक्का उसके शरीर से टकरा चुका था। धड़ाक! धड़ाक! नील रुका नहीं, उसके प्रहारों की गति और शक्ति बढ़ती ही चली गई। उसने अपने सर्पशल्कों की सुप्त शक्ति को पहले ही जागृत कर लिया था, जिससे उसका शारीरिक बल अपनी सर्वोच्च सीमा पर था। यद्यपि विमोह का रक्षात्मक आवरण बहुत मजबूत था, परंतु नील की लगातार मुक्केबाजी ने उसकी ढाल को तोड़ दिया। इसके अलावा नील के घूंसों से उत्पन्न कंपन सीधा उसके आंतरिक अंगों को आघात पहुंचा रहा था। अनवरत एक दर्जन प्रहार झेलने के बाद विमोह का शरीर हवा में उड़ता हुआ अखाड़े की सुरक्षात्मक दीवार से जा टकराया और उसके मुख से रक्त की धार बह निकली। यह नज़ारा देखकर पूरा परिसर सन्न रह गया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि नील इस तरह बाजी पलट देगा। सबको एहसास हो गया कि नील कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसके पास न केवल एक वज्र जैसा शरीर था, बल्कि उसने भ्रामक मत्स्य सरोवर से सीखी गई कंपन मुष्टि विद्या का भी सटीक प्रयोग किया था। इसी कारण वह विमोह जैसे बलशाली योद्धा की अभेद्य ढाल को भेदने में सफल रहा। असंख्य प्रहार सहने के बाद अब विमोह के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना भी दूभर हो गया था। नील के जानलेवा हमलों से वह बुरी तरह चोटिल हो चुका था और उसमें आगे लड़ने की तनिक भी सामर्थ्य शेष नहीं बची थी। मेरी पर्वतीय कमल ढाल अभी भी अप्रयुक्त है। देखा जाए तो तुम अब भी मेरे समकक्ष नहीं हो। विमोह अखाड़े की दीवार के सहारे टिककर बैठ गया और हौंफते हुए फुसफुसाया। उसकी बात सुनकर नील धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ बोला, अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर देर किस बात की, अपनी पर्वतीय कमल ढाल को सक्रिय करो। मैं तुम्हें इसका पूर्ण अवसर देता हूँ। उफ! अगले ही पल विमोह के मुंह से एक बार फिर खून का उफान बाहर आ गया। नील के प्रहारों की भयंकर कंपन शक्ति ने उसके शरीर के भीतर गहराई तक घाव कर दिए थे। विमोह को तो अब यह डर भी सताने लगा था कि वह स्पर्धा के आगामी मुकाबलों में भाग लेने योग्य भी रहेगा या नहीं। मैं
अपनी ऐसी दयनीय स्थिति में वह उस जटिल ढाल का प्रयोग भला कैसे कर पाता। अपनी पराजय स्वीकार कर लो। मैंने कहा था न कि तुम्हें 3 वर्षों का लंबा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब तुम मेरे स्तर के योद्धा नहीं रहे। तुम अपनी अप्रयुक्त ढाल का ढिंढोरा पीट रहे हो, तो क्या तू? मुझे लगता है कि मैंने अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन कर दिया है, नील ने अत्यंत गंभीर और शांत स्वर में कहा। मात्र 6 माह पूर्व नील विमोह को एक ऐसे अभेद्य पर्वत के समान मानता था जिसे पार करना असंभव था। किंतु आज इसी दल स्पर्धा में नील ने अपने केवल मुक्कों के बल पर उसे धूल चटा दी थी। नील के इन तीखे शब्दों को सुनकर विमोह की आंखों में जीवन की लौ बुझती हुई प्रतीत होने लगी। ये सच था कि यदि नील ने सही समय पर अपने गुप्त खंजर का उपयोग कर लिया होता तो विमोह काफी पहले ही पराजित हो चुका होता। इसके अलावा पूरे युद्ध के दौरान नील ने एक बार भी अपने मानसिक ऊर्जा हमलों का सहारा नहीं लिया था। एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक योद्धा होकर भी वह प्रथम चरण के नव योद्धा को परास्त न कर सका, फिर भी वह स्वयं को महान प्रतिभाशाली होने का भ्रम पाले बैठा था। यह विचार मन में आते ही विमोह ग्लानि और हीन भावना से भर गया। उसकी आंखों में एक गहरा बिखराव साफ झलक रहा था। नील ने विमोह की ओर निरपेक्ष भाव से देखा। वह भली भांति समझ गया था कि विमोह का मिथ्या अहंकार, उसकी इच्छाशक्ति और एक योद्धा का स्वाभिमान आज उसी के हाथों चकनाचूर हो चुके थे। विमोह अत्यंत अहंकारी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसलिए वह ऐसे भीषण मानसिक आघात को सहन नहीं कर पा रहा था। इससे उसका योद्धा हृदय बुरी तरह विखंडित हो गया और उसकी आंतरिक ऊर्जा भी अनियंत्रित होकर बहने लगी। अध्याय 248 चेतना का उदय। रंगभूमि के बाहर खड़े पूज्य गुरु कीर्तिदत्त का चेहरा इस दृश्य को देखकर अत्यंत चिंताग्रस्त हो गया। विमोह शेखावत उनका सबसे प्रिय और होनहार शिष्य था, जिस पर वे सदैव गर्व करते थे। किंतु उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि विमोह न केवल नील के हाथों पराजित होगा, बल्कि उसकी आंतरिक ऊर्जा भी पूरी तरह अनियंत्रित होकर बिखर जाएगी। दूसरी ओर नील शांत कदमों से उस निष्प्राण होते श्वेत कमल की ओर बढ़ा। विमोह इस समय उस कमल को संभालने की स्थिति में नहीं था। ऊर्जा का प्रवाह थमते ही वह दिव्य कमल धीरे धीरे लुप्त होने लगा था। कमल के समीप पहुंचकर भी नील रुका नहीं। वह सहजता से कदम बढ़ाते हुए उस कमल के ठीक ऊपर जा खड़ा हुआ। तत्पश्चात उसने नीचे पड़े असहाय विमोह की ओर दृष्टिपात करते हुए कहा, मैं तुम्हें स्वयं को साबित करने का एक और अवसर देता हूं, मेरे पदचिह्नों का अनुसरण करने का अवसर। यदि तुम में सामर्थ्य हो तो 3 वर्ष पश्चात पुनः मुझसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हो। यद्यपि मेरी श्रेष्ठता के आगे तुम्हारी पराजय ही अंतिम सत्य है, फिर भी यदि तुम में मेरा सामना करने का साहस अवशेष न बचा हो तो तुम अपने जीवन का अंत भी कर सकते हो। तुम्हारी प्रतिभा भले ही अद्भुत हो, परंतु तुम्हारा योद्धा हृदय अत्यंत क्षीण है। तुम एक छोटी सी असफलता भी सहन न कर सके। ऐसी कमजोर मानसिकता के साथ तुम जीवन में कभी महानता नहीं प्राप्त कर पाओगे। नील का वक्तव्य यहीं समाप्त नहीं हुआ, उसने अपनी बात जारी रखी। ये संसार असीम है और हमारा यह उत्तरी भाग तो उसका एक तिनका मात्र है। सुना है मध्य क्षेत्र के योद्धा इतने विलक्षण हैं कि उनके समक्ष मैं भी साधारण प्रतीत होता हूँ। ऐसे में तुम्हारा ये तुच्छ अहंकार केवल एक भ्रम के अतिरिक्त कुछ नहीं था। यदि इस सत्य को स्वीकार कर सकते हो तो अपने मिथ्या अभिमान को त्याग कर पुनः तपस्या में लीन हो जाओ। संभवतः तब तुम मेरे स्तर तक पहुंचने का स्वप्न देख सको, अन्यथा तुम मात्र व्यर्थ का तिनका बनकर रह जाओगे नहीं, बल्कि यह सिद्ध हो जाएगा कि तुम सदैव से व्यर्थ ही थे। नील के ये शब्द तीर की भांति विमोह की चेतना को बे रहे थे। ये सब सुनकर गुरु कीर्तिदत्त स्वयं पर नियंत्रण न रख सके और क्रोध से गरज उठे, नील, तुम प्रतियोगिता जीत चुके हो, अब बालक की सहनशक्ति की परीक्षा मत लो। नील के बोल अत्यंत कड़वे थे। विमोह पहले ही मानसिक संतुलन खो रहा था और नील मानो उसकी जलती हुई वेदना पर पांव रख रहा था। किंतु नील ने उस चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह उस ढलते हुए कमल पर विराजमान होकर एक मंद शीतल वायु की भांति विमोह को निहारता रहा। नील के मुख पर यद्यपि एक हल्की मुस्कान तैर रही थी, किंतु हर कोई उसमें छिपे अथाह उपहास को स्पष्ट रूप से देख सकता था। उपस्थित दर्शक ये दृश्य देखकर ठंडी सांस भरने लगे। सबने मान लिया कि इस प्रतिभावान योद्धा का अंत हो चुका है और सब सिंधु आश्रम में एक और विक्षिप्त व्यक्ति की संख्या बढ़ जाएगी। परंतु ठीक उसी क्षण विमोह के चरणों के समीप एक अलौकिक कमल की छाया प्रकट हुई। देखते ही देखते उसके चेहरे का अवसाद और शून्यता गायब हो गई और उसकी जगह एक दिव्य तेजो में आभा ने ले ली। उसकी दृष्टि कहीं दूर असीम शून्य में टिकी थी, जैसे वह सबको देखते हुए भी किसी सांसारिक वस्तु को न देख रहा हो। कुछ क्षणों की इस निस्तब्धता के बाद उसने अपनी पलकें मूंद लीं। तभी एक विशालकाय श्वेत कमल उसके चारों ओर प्रकट हुआ और उसकी पंखुड़ियों ने विमोह को अपने आगोश में सुरक्षित लपेट लिया। यह क्या? इस अप्रत्याशित परिवर्तन को देखकर गुरु कीर्तिदत्त स्तब्ध रह गए। यहाँ तक कि सर्वोच्च कुलाधिपति समर्थ देव भी अपने भव्य सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्हें नील की विजय पर तो पूर्ण विश्वास था, परंतु इस परिदृश्य की कल्पना उन्होंने भी नहीं की थी। कुछ समय तक शांत रहने के पश्चात उन्होंने मंद मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हम नील के दृष्टिकोण की गहराई को आंकने में विफल रहे।
वह भली भांति जानता था कि विमोह का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, इसीलिए उसने जानबूझकर ऐसे तीखे वचनों का प्रयोग किया। वह विमोह के अंतर्मन को झकझोर कर उसके टूटते मनोबल को पुनः जीवित करना चाहता था। मुझे तनिक भी अनुमान न था कि इसका परिणाम इतना अद्भुत होगा और विमोह को परम ज्ञान आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। आचार्य बलदेव ने उस विशाल श्वेत कमल को एकटक देखा। उनकी आंखों में भी आश्चर्य और हल्की ईर्ष्या का भाव था। किसी भी साधक के लिए ऐसा क्षण जीवन में केवल दैवीय कृपा से ही संभव होता है। आचार्य बलदेव ने दशकों तक साधना की थी, फिर भी इस स्तर का आत्मबोध उन्हें कभी प्राप्त न हो सका था। विमोह पहले ही आध्यात्मिक क्षेत्र के शिखर पर था, अब इस बोध के पश्चात उसकी क्षमताएं अकल्पनीय स्तर तक पहुंच जाएंगी। किसने सोचा था कि नील के कड़वे शब्द एक वरदान बन जाएंगे। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये थी कि नील के शांत चेहरे को देखकर लगता था मानो उसे इस परिणाम का पूर्वाभास पहले से ही था। विमोह तो पहले ही सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में गिना जाता था, अब इस परम बोध के पश्चात तो शायद ही कोई उसका सामना कर पाए। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस घटना के बाद विमोह की शक्ति कई गुना बढ़ चुकी है। लगता है इस महाप्रतियोगिता का रोमांच अब अपने चरम पर पहुंचेगा। बिल्कुल, नील के अतिरिक्त तमिश ने भी अभी तक अपनी वास्तविक कला का प्रदर्शन नहीं किया है। यदि उसने अपनी मुख्य खड्ग निकाल ली तो न जाने कितना भयंकर दृश्य होगा। संभवतः वह किसी भी योद्धा को परास्त कर सकता है। इस बीच चूंकि विमोह गहरी ध्यान अवस्था में प्रवेश कर चुका था, इसलिए स्पर्धा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। थोड़ी देर बाद उस श्वेत कमल की पंखुड़ियों पर बारीक दरारें उभरने लगीं। धीरे धीरे वे दरारें गहरी होती गईं और अंततः कमल शत-शत टुकड़ों में बिखर गया। ध्यान पूर्ण होते ही विमोह ने धीर गंभीरता से अपनी आंखें खोलीं। अब विमोह का व्यक्तित्व पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में एक नई चेतना और शांति झलक रही थी। उसकी पूर्व की उग्र और आक्रामक ऊर्जा अब एक अत्यंत शांत व गंभीर आभा में परिवर्तित हो चुकी थी। मैं सदैव स्वयं को इस प्रतियोगिता का एकमात्र विजेता मानता रहा, किंतु मुझे इस प्रकार पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी, यह मेरी सोच से परे था। पहले मैं अपनी त्रुटि नहीं समझ पाया था, परंतु अब सब स्पष्ट है। ये संसार अनंत है, कोई कितना भी प्रखर क्यों न हो, अहंकार उसे सीमित कर देता है। अतः दृष्टिकोण कभी संकुचित नहीं होना चाहिए। विमोह की वैचारिक चेतना अब बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी थी, जिससे वह पूरे ब्रह्मांड को एक नए दृष्टिकोण से देखने में सक्षम था। इस मार्गदर्शन के लिए आपका आभार। विमोह ने नील के समक्ष आदरपूर्वक मस्तक झुकाया और मंच से नीचे उतर गया। तत्पश्चात अपने गुरु कीर्तिदत्त के समक्ष जाकर उसने अत्यंत विनम्रता से प्रणाम किया। गुरुदेव, इस ध्यान अवस्था में मुझे परम सत्य के कुछ गूढ़ सिद्धांतों का आभास हुआ है, जिन्हें गहराई से समझने हेतु मुझे एकांत साधना की आवश्यकता है। खेद है कि मैं अब इस प्रतियोगिता के अग्रिम मुकाबलों में भाग नहीं ले सकूंगा। क्या? गुरु कीर्तिदत्त के चेहरे पर असमंजस के भाव उभर आए। वे इस प्रतियोगिता में अपने आश्रम का वर्चस्व चाहते थे। यदि विमोह अंतिम 3 में स्थान बनाता तो गुरु के रूप में उनका यश बढ़ता। इसके अलावा शीर्ष 3 विजेताओं को दिव्य भूमि के दुर्लभ परीक्षण में जाने का अवसर मिलता, जो विमोह के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक था। परंतु विमोह के चेहरे की दृढ़ता देखकर उनका मन बदल गया। संभवतः विमोह को सचमुच किसी दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऐसे समय में उसे एकांत में साधना करने देना ही उचित निर्णय था। दिव्य भूमि का परीक्षण तो आगामी वर्ष भी उपलब्ध हो सकता था, परंतु ऐसा आत्मज्ञान बार बार प्राप्त नहीं होता। अतः गुरु कीर्तिदत्त ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है विमोह, मैं तुम्हें एकांत साधना हेतु प्रस्थान करने की आज्ञा देता हूँ। अध्याय 257। ये दृश्य देखकर पूरा जनसम बड़े ऊहा आश्चर्य से भर गया। नील और विमोह के भीषण संग्राम के कारण अखाड़े का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। युद्ध के समाप्त होते ही आश्रम के शिल्पकारों ने तुरंत मंच की मरम्मत प्रारंभ की। इसके पश्चात अगले द्वंद्व से पूर्व सुरक्षा विशेषज्ञों ने नए सुरक्षा चक्र सरनीक स्थापित किए। तत्पश्चात आगे के मुकाबले प्रारंभ हुए। बिना किसी बड़े उलटफेर के विमोह को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख पसंदीदा योद्धाओं ने अपनी जीत का सिलसिला बनाए रखा। इस वर्ष 33 मंडलों के प्रतिनिधि भी अत्यंत प्रतिभाशाली सिद्ध हो रहे थे। कृतिका, तमिश, सत्येंद्र और अन्य प्रमुख योद्धाओं ने अपने अपने मुकाबले आसानी से जीत लिए। अब सभी की निगाहें मुख्य आंतरिक शिष्यों और प्रांतीय शिष्यों के बीच होने वाली भिड़ंत पर टिकी थीं, जो इस पूरी प्रतियोगिता का मुख्य आकर्षण था। नील और विमोह का मुकाबला इतना रोमांचक और अनिश्चितता से भरा था कि दर्शकों की सांसें थम गई थीं। इसी बीच विशाल दर्शक दीर्घा के एक ऊंचे कोने में आचार्य मंगलदेव अपनी विशेष आसंदी पर विराजमान होकर मुकाबलों का बारीकी से निरीक्षण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि दूर बैठे नील पर पड़ी और उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। वायुपुत्र कुल अति साधारण पृष्ठभूमि का रहा है। उनकी पिछली पीढ़ी का सबसे प्रतापी योद्धा भी मात्र एक साधारण योद्धा के स्तर तक ही पहुंच सका था। परंतु मुझे आशा नहीं थी कि इस नई पीढ़ी में एक साथ दो असाधारण प्रतिभाएं जन्म लेंगी। नीलिमा के पास तो दुर्लभ दैवीय काया थी ही, परंतु ये नील न केवल अपार शारीरिक बल के साथ पैदा हुआ है, बल्कि इसका ढांचा भी वज्र के समान कठोर है।
ऊपर से उसने असुर दैवीय मुष्टिका जैसे दुर्लभ मार्ग को सिद्ध कर लिया है। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से यह नीलिमा जितना निपुण न दिखे, परंतु युद्ध क्षेत्र में इसकी विनाशकारी क्षमता नीलिमा से भी अधिक घातक है। नीलिमा को दंडित करके मैं पहले ही इस लड़के की शत्रुता ले चुका हूँ, वह मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। अतः इसके पूर्ण शक्तिशाली होने से पूर्व ही मुझे इसका अंत करना होगा। आचार्य मंगलदेव ने अत्यंत धीमी आवाज में स्वकथन किया। उनके समीप ही आचार्य केतुपति भी विश्राम की मुद्रा में आंखें मूंद कर बैठे थे। मंगलदेव की बातें सुनकर उन्होंने आंखें खोले बिना सिर हिलाते हुए कहा, पूर्व में आपने कहा था कि आप इस स्पर्धा के दौरान नील का अंत करने के लिए किसी योद्धा को मैदान में उतारेंगे, परंतु मुझे नहीं पता कि आपने किसे चुना है। यदि आप नील को अखाड़े के भीतर ही समाप्त करना चाहते हैं तो उस योद्धा में नील को पूरी तरह कुचलने का सामर्थ्य होना चाहिए। ऐसे शक्तिशाली शिष्य का मिलना इस समय असंभव प्रतीत होता है। दरअसल सिद्धार्थ की पराजय के बाद वह चुना हुआ शिष्य भयभीत हो चुका था। इस प्रकार नील की वास्तविक शक्ति का प्रकटीकरण होते ही आचार्य मंगलदेव की प्रारंभिक योजना निष्फल हो गई थी। निश्चित रूप से सप्तसिंधु आश्रम के भीतर ऐसा साधारण शिष्य खोजना कठिन है जो नील का वध कर सके, किंतु अब हमारे पास एक अत्यंत उपयुक्त विकल्प उपलब्ध है। आचार्य मंगलदेव ने फुसफुसाते हुए कहा। कौन है वह? आचार्य केतुपति ने उत्सुकता से पूछा। शैलेश, मंगलदेव ने उत्तर दिया। क्या आप चाहते हैं कि शैलेश प्रतियोगिता के दौरान नील का वध कर दे? आचार्य केतुपति का स्वर अचानक कुछ ऊंचा हो गया। आचार्य मंगलदेव ने तुरंत उन्हें घूरते हुए चेतावनी दी। केतुपति, क्या आप थोड़ा संयम से नहीं बोल सकते? यद्यपि वे मुख्य मंच से कुछ दूरी पर थे, फिर भी आसपास कई वरिष्ठ आचार्य और स्वयं कुलाधिपति उपस्थित थे। यदि वे ध्यान केंद्रित करते तो इस वार्तालाप को आसानी से सुन सकते थे। यह महसूस होते ही आचार्य केतुपति का रंग उड़ गया और उन्होंने अत्यंत धीमी आवाज में कहा, मंगलदेव, मेरा परामर्श मानिए और इस विचार को यहीं त्याग दीजिए। शैलेश मेरा मुख्य शिष्य है। यदि वह नील की हत्या करता है तो क्या आपको लगता है कि शुभांगी इस बात को यूं ही जाने देगी? वह हम पर टूट पड़ेगी। उनकी आशंका सुनकर मंगलदेव के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। यदि यह बात एक माह पूर्व की होती तो मैं शैलेश को इस कार्य में घसीटने का जोखिम कभी न लेता। आखिरकार वह आपका प्रिय शिष्य है। इसी कारण मैंने किसी मुख्य शिष्य के स्थान पर 33 मंडलों में से किसी साधारण योद्धा को चुना था। परंतु अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। शुभांगी स्वयं अपने राजपरिवार के आंतरिक गृहकलह में पूरी तरह उलझ चुकी है और ऐसी गुप्त सूचनाएं हैं कि उसे उसके ही प्रासाद में नजरबंद कर दिया गया है। जब वह स्वयं का बचाव करने में असमर्थ है तो वह नील की रक्षा हेतु हस्तक्षेप कैसे कर पाएगी? अध्याय 249 दुस्साहस का परिणाम। आचार्य केत, छोटे उपति के मन में अभी भी संशय के बादल मंडरा रहे थे, पर जिस तरह से नील अपनी योग्यता साबित कर रहा है, प्रधान गुरुदेव का ध्यान उसकी ओर अवश्य गया होगा। ऐसे में यदि शैलेश उसे खत्म कर देता है तो क्या प्रधान गुरुदेव उसे दंडित नहीं करेंगे? उनकी यह बात सुनकर आचार्य मंगलदेव ने कुटिलता से हंसते हुए कहा, योग्यता और प्रतिभा की कद्र केवल तब तक होती है जब तक इंसान की सांसें चल रही हों। एक मृत प्रतिभाशाली व्यक्ति की समाज में कोई कीमत नहीं होती, वह केवल एक शव बनकर रह जाता है। आचार्य केतुपति को अब भी सोच विचार में डूबा देखकर मंगलदेव ने बात को आगे बढ़ाते हुए उकसाया, यह मत भूलिए कि नीलिमा को उस भयानक काली पहाड़ी पर भिजवाने में आपकी भी उतनी ही सहमति थी। यदि नील जीवित बच गया तो अपनी बढ़ती शक्ति के बल पर वह सर्वोच्च आश्रम में स्थान बना लेगा और वहां का मुख्य शिष्य भी घोषित हो सकता है। यदि उसने उस पद की शक्ति का प्रयोग कर हमसे प्रतिशोध लेने का प्रयास किया तो क्या हम दोनों में से कोई सुरक्षित बचेगा? सर्वोच्च आश्रम के विशाल प्रभाव के आगे ये सप्तसिंधु संस्थान एक छोटे से कीट के समान था। यदि सर्वोच्च आश्रम का कोई साधारण मुख्य शिष्य भी यहाँ चरण रखता तो स्वयं संस्थान प्रमुख को उनके स्वागत में आगे आना पड़ता। इसी से दोनों स्थानों के शक्ति संतुलन का अनुमान लगाया जा सकता था। आचार्य केतुपति के पास मंगलदेव की इस तर्कसंगत बात का कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि खतरा वास्तव में गंभीर था। यदि नील किसी तरह इस परीक्षा को पार कर सर्वोच्च आश्रम में पहुंच गया तो उसके लिए इन दोनों से पुराना हिसाब चुकता करना बेहद आसान हो जाएगा। इसलिए इस स्थिति में नील का अंत ही उनके पास अंतिम उपाय बचा था। मंगलदेव ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि शुभांगी इतनी जल्दी राजपरिवार के आंतरिक संघर्षों में उलझ जाएगी। अगर मुझे इस बात का पहले आभास होता तो मैं नील को उसी सुनवाई वाले दिन ही समाप्त कर देता। उस समय आचार्य मंगलदेव वास्तव में शुभांगी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली शाही मुहर के प्रभाव से आशंकित थे। परंतु बीते 2 महीनों में राजपरिवार के भीतर जो तख्तापलट और कलह शुरू हुई उसने समीकरण बदल दिए। सबसे प्रामाणिक समाचार तो राजमहल के भीतर से यह आया कि सम्राट बिंदुसार अब इस दुनिया में नहीं रहे। शुभांगी का सबसे बड़ा संबल स्वयं सम्राट ही थे। अब जबकि सम्राट के शांत होने की बातें सामने आ रही थीं और तमाम राजकुमार सत्ता हथियाने की होड़ में लगे थे, मंगलदेव को शुभांगी से डरने का कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा था।
मंगलदेव के इन सारे तर्कों को सुनकर केतुपति पूरी तरह सहमत हो गए। नील को रास्ते से हटाना अब अनिवार्य हो चुका था, वरना वह उनके भविष्य के लिए नासूर बन जाता। शैलेश आचार्य केतुपति का सबसे काबिल और प्रिय शिष्य था। हालांकि केतुपति स्वयं इस संस्थान के शीर्ष 10 योद्धाओं में सबसे निचले पायदान पर आते थे, लेकिन शैलेश की उत्कृष्ट प्रतिभा ने उनके मान सम्मान को काफी बढ़ा दिया था। केतुपति को पूरा भरोसा था कि शैलेश इस प्रतियोगिता के श्रेष्ठ 5 योद्धाओं में आसानी से अपनी जगह बना लेगा। संस्थान में मुश्किल से 4 या 5 ऐसे शिष्य थे जो शैलेश का मुकाबला करने का मादा रखते थे। इसलिए शैलेश की अद्भुत क्षमताओं के आगे नील जैसे शिष्य को समाप्त करना कोई कठिन काम नहीं था। यह विचार आते ही आचार्य केतुपति ने अपने ध्यान बल के माध्यम से शैलेश को गुप्त संदेश भेजा और उसे रणभूमि में उतरने का निर्देश दिया। दूसरी ओर आचार्य मंगलदेव ने चुपके से नील और शैलेश का मुकाबला तय कराने का चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया। इन सब से बेखबर नील पूरी तरह अनजान बैठा था कि उसकी जीवन लीला समाप्त करने के लिए पर्दे के पीछे क्या खिचड़ी पकाई जा रही है। इसी बीच मुख्य अखाड़े में एक बार फिर उत्साह का माहौल बन गया। घोषणा हुई, दिव्य कन्या दल की कृतिका का मुकाबला व्यक्तिगत शिष्य मंदाकिनी से होगा। सप्तसिंधु संस्थान में महिला योद्धाओं की संख्या बहुत कम थी। प्रतियोगिता के इस मोड़ तक दिव्य कन्या दल से केवल कृतिका ही बची थी, जबकि व्यक्तिगत शिष्यों की श्रेणी से अकेली मंदाकिनी मैदान में थी। दोनों ही सौंदर्य में अप्सराओं को मात देती थीं। कृतिका जहां सादगी, शराफत और सौम्यता की मूरत थी, वहीं मंदाकिनी आकर्षक, निखरी रंगत और अधिक परिपक्व काया वाली सुंदरी थी। कृतिका अब तक लगातार जीत दर्ज करती आ रही थी, जबकि मंदाकिनी व्यक्तिगत शिष्या होने के कारण सीधे इस चरण की पहली लड़ाई में उतर रही थी। मंदाकिनी पहले अपने साथी प्रशांत के पास बैठी थी। जैसे ही उसका और कृतिका का नाम पुकारा गया, उसने चिढ़ते हुए कहा, प्रशांत भाई, मुझे इन लड़ने वाली लड़कियों से बहुत चिढ़ होती है। प्रशांत ने मुस्कुराते हुए पूछा, ऐसा क्यों? आखिरकार आप भी तो एक स्त्री ही हैं। मंदाकिनी ने मुंह बनाते हुए कहा, क्योंकि वे बेहद कमजोर होती हैं। पर प्रशांत ने उसकी बात से असहमति जताते हुए सचेत किया, कृतिका को हल्के में लेने की भूल मत करना। उसने कई धुरंधरों को धूल चटाई है। यदि तुमने उसे कमजोर समझा तो तुम्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। ये सुनकर मंदाकिनी के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। उसने चिढ़कर कहा, प्रशांत भाई, जिन योद्धाओं की आप बात कर रहे हैं वे 33 दलीय कचरे से ज्यादा कुछ नहीं हैं। उनकी शक्ति का कोई स्तर नहीं है। आप व्यर्थ ही उनकी बड़ाई करके अपनी श्रेष्ठता दिखाना चाहते हैं। मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। अगर वह इतनी ही ताकतवर है तो आज मैं उसकी जीत का घमंड चूर चूर कर दूंगी, फिर देखती हूँ आप क्या कहते हैं। इतना कहकर मंदाकिनी ऐंठती हुई अखाड़े के मंच की ओर बढ़ गई। जब दोनों सुंदरी योद्धा आमने सामने आईं तो पूरे दर्शक दीर्घा की निगाहें उन्हीं पर टिक गईं। दोनों की सुंदरता और उनकी अद्भुत लड़ाकू क्षमता का यह मिलाप हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहा था। दर्शकों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई, इन दोनों में से कौन बाजी मारेगा? निश्चित तौर पर मंदाकिनी ही जीतेगी। वह एक व्यक्तिगत शिष्या है और अनुभव में भी बड़ी है। वैसे कितना अच्छा होता अगर लड़ते लड़ते इनके वस्त्र फट जाते, हमें भी कुछ मनोरंजक दृश्य देखने को मिल जाता। यह अश्लील टिप्पणी करने वाले शिष्य ने जरा भी संकोच नहीं किया और ऊंची आवाज में बोल दिया। कृतिका के कानों में जब ये गंदे शब्द पड़े तो उसने क्रोधित होकर उस ओर देखा, पर मंदाकिनी का विरोध करने का तरीका बिल्कुल अलग और खौफनाक था। मंदाकिनी व्यक्तिगत शिष्यों के वर्ग में अपनी क्रूरता और जिद्दी स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसका गुस्सा किसी भी हिंसक पुरुष से कम नहीं था। उसे साधारण अबला समझने की भूल करने वाले को भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। मंदाकिनी अखाड़े से उतरकर सीधे दर्शकों की ओर बढ़ी। देखो, वह इस तरफ आ रही है। अरे नहीं, अंबर दल के इस मूर्ख कमल की मति मारी गई थी। मंदाकिनी नियमों को ताक पर रखने के लिए जानी जाती है, वह इसे नहीं छोड़ेगी। टिप्पणी करने वाला अंबर दल का छठा श्रेष्ठ आंतरिक शिष्य कमल ही था। मंदाकिनी कठोर चाल से कमल के सामने जाकर खड़ी हो गई, पर जैसे ही उसने कमल की तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक बहुत ही कातिलाना और मीठी मुस्कान तैर गई। उसने बड़े दुलार भरे लहजे में पूछा, अभी आपने कहा था कि आप कुछ मनोरंजक देखना चाहते हैं। कमल भले ही बकवास करने में माहिर था, पर वह मंदाकिनी के खौफ से अनजान नहीं था। उस कातिल मुस्कान के पीछे छिपा भयानक गुस्सा कोई भी भांप सकता था। कमल की हवा सरक चुकी थी। वह थर थर कांपते हुए हकलाने लगा, मंदाकिनी जी, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। पर मंदाकिनी को उसकी सफाई से कोई मतलब नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपकी देखने की इतनी ही इच्छा है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आसपास खड़े शिष्य हैरान रह गए, क्या ये सच में ऐसा होने देगी? लेकिन अगले ही पल मंदाकिनी का चेहरा किसी भयानक काली माता की तरह खौफनाक हो गया। उसने गुर्राते हुए कहा, लेकिन दृश्य देखने के तुरंत बाद मैं तुम्हारी दोनों आंखें बाहर निकाल लूंगी। ये सुनते ही वहां मौजूद कई शिष्यों के रोंगटे खड़े हो गए। वे जानते थे कि मंदाकिनी जो कहती है वह कर गुजरती है। कमल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं,
मुझे कुछ नहीं देखना, मंदाकिनी ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। देखना नहीं चाहते? कोई बात नहीं, पर तुम्हारी यह जीभ बहुत ज्यादा चलती है, क्यों न इसे ही जड़ से काट दिया जाए। कमल का रंग उड़ गया। उसने घबराकर अपने गुरु आचार्य वामदेव की ओर मदद के लिए देखा। आचार्य वामदेव स्वयं धर्मसंकट में पड़ गए थे। एक तो कमल प्रतियोगिता में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाया था, ऊपर से उसने मंदाकिनी जैसी सिरफिरी लड़की को छेड़कर आफत मोल ले ली थी। फिर भी केवल कटु वचन बोलने के लिए किसी शिष्य की जीभ काट देना बेहद कठोर दंड था। एक दल का मुख्य आचार्य होने के नाते वामदेव अपने ही शिष्य पर यह अत्याचार होते नहीं देख सकते थे। उन्होंने आगे आकर नम्रता से कहा, मंदाकिनी जी, हमारे शिष्य से निश्चित रूप से अभद्रता हुई है। मैं स्वयं इसे दल के नियमों के तहत कड़ा दंड दूंगा। फिर उन्होंने कमल को डांटते हुए कहा, मूर्ख, सीधे खड़े रहकर क्या देख रहे हो? तुरंत मंदाकिनी जी से क्षमा मांगो। कमल ने बिना देरी किए हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। मंदाकिनी जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे ऐसे नीच शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। कृपया मुझे क्षमा कर दें। पर मंदाकिनी पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने सपाट आवाज में कहा, या तो अपनी आंखें निकालो या अपनी जीभ कटवाओ। निर्णय तुम्हारा है। कमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। आचार्य वामदेव ने निर्णायक और अन्य आचार्यों की तरफ देखा, पर निर्णायक ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और बाकी दो आचार्य भी वहां से खिसक चुके थे। कोई भी इस जिद्दी और खूंखार लड़की के मामले में पड़ना नहीं चाहता था। वामदेव असहाय महसूस कर रहे थे। वे अपने सामने अपने शिष्य को अपंग बनते नहीं देख सकते थे। अंत में उनकी नज़र नील पर पड़ी। नील शुरुआत से ही एक कोने में शांत बैठा सब देख रहा था। उसके अनुसार भी कमल एक नीच प्रवृत्ति का इंसान था और उसे सबक मिलना ही चाहिए था। पर जब आचार्य वामदेव ने याचना भरी नज़रों से नील की ओर देखा तो नील खुद को रोक न सका। आखिरकार नील भी अंबर दल का ही हिस्सा था। हजारों अन्य शिष्य इस पूरी घटना को देख रहे थे। यदि केवल कुछ शब्दों की वजह से उनके दल के किसी सदस्य की आंखें या जीभ निकाल ली जाती तो ये पूरे अंबर दल के मुंह पर तमाचा होता। नील उठकर आगे आया और मंदाकिनी से शांत स्वर में बोला, मंदाकिनी जी, कमल से निस्संदेह गलती हुई है और आचार्य वामदेव ने उसे दंडित करने का आश्वासन दिया है। मुझे लगता है कि इस बात को यही विराम देना चाहिए। यदि आप फिर भी आहत हैं तो मैं इससे आपके समक्ष कई बार और क्षमा मंगवा सकता हूँ। अब देखना यह होगा कि क्या मंदाकिनी नील के हस्तक्षेप को स्वीकार करेगी या फिर यह घटना उन दोनों के बीच एक नई दुश्मनी की शुरुआत बन जाएगी। क्या नील अपने दल के शिष्य को बचा पाएगा? अध्याय 250 नील का समझौता। मंदाकिनी की नज़र में अंबर दल के सारे योद्धा केवल व्यर्थ का ढेर थे। यहाँ तक कि अंबर दल के प्रमुख आचार्य वामदेव की भी उसके समक्ष कोई साख नहीं थी। हालांकि नील का मामला थोड़ा अलग था। इस शीर्ष दल प्रतियोगिता में नील एक नए और तेजी से उभरते हुए योद्धा के रूप में सामने आया था। प्रतियोगिता के प्रारंभ से लेकर अब तक नील और तमिश को ही दो सबसे प्रभावशाली लड़ाकों के रूप में देखा जा रहा था। उन दोनों में से तमिश की ख्याति सप्तसिंधु आश्रम में पहले ही फैल चुकी थी। वह अष्टचक्र प्रांगण का सबसे कम उम्र का और अत्यंत निपुण खड्गधारी था। परंतु नील का क्या? इससे पूर्व उसका कोई विशेष नाम नहीं था और कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है। इसके बावजूद उसने अपने हर मुकाबले में विजय प्राप्त की। यहाँ तक कि विमोह शेखावत जैसा प्रबल योद्धा भी उससे परास्त हो चुका था। यदि तमिश को एक अप्रत्याशित विजेता माना जा सकता था तो नील भी किसी दांव से कम नहीं था। क्षमा मांग ले, मंदाकिनी ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा। क्षमा का क्या औचित्य है? यदि इस संसार में केवल क्षमा मांगने से समाधान हो जाता तो किसी को युद्ध कला का अभ्यास करने की आवश्यकता ही न पड़ती और न ही कोई संघर्ष होता। नील, क्या तुम मेरी इस बात से सहमत हो? उसका कथन सुनकर नील ने स्वीकृति में सिर हिलाया। आपका तर्क उचित है। क्षमा वास्तव में निष्प्रभावी होती है। ये दुर्बलों द्वारा बलवानों के साथ समझौता करने का मात्र एक साधन है। परंतु केवल इसलिए कि कोई कमजोर है आप उसकी आंखें निकालने या जीभ काटने की बात करें, यह मर्यादा से परे है। मर्यादा से परे? जब वह मुझसे कमजोर है तो मैं उसके साथ जो भी व्यवहार करूं वह पूरी तरह न्यायसंगत है। मंदाकिनी ने उद्दंडता से कहा। अच्छा, तो यदि मैं ये कहूं कि आप मुझसे कमजोर हैं तो क्या इसका अर्थ यह है कि मैं आपके साथ कुछ भी करूं और वह आपके लिए न्यायसंगत होगा? नील ने सहसा प्रश्न किया। नील के ये कहते ही आसपास का वातावरण एकदम शांत हो गया। हर कोई जानता था कि मंदाकिनी जैसी उपद्रवी स्त्री से निपटना अत्यंत कठिन था, किंतु नील ने कोई झिझक नहीं दिखाई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसे उसके स्वभाव का जरा भी भय न हो। इसी कारण वह सीधे तौर पर मंदाकिनी से ऐसी बात कहने का साहस कर सका। इस कथन के कई अर्थ निकाले जा सकते थे, विशेषकर जब किसी पुरुष ने महिला से ऐसा कहा हो। अधिकांश लोग इसे अनुचित मान सकते थे, परंतु मंदाकिनी ने नील के चेहरे की ओर देखा और उपहास उड़ाते हुए बोली, यदि तुम सच में मुझसे अधिक बलवान हो तो तुम्हारा कुछ भी करना उचित माना जाएगा, किंतु यदि तुम मुझसे पराजित हो गए तो मुझे भी तुम्हारे साथ कुछ भी करने का अधिकार होगा।
स्वीकार है, परंतु इसके साथ ही कमल का ये प्रकरण यही समाप्त माना जाएगा। नील ने सहमति जताई। मूल रूप से नील कमल के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था, किंतु जब वह बीच में आ ही चुका था तो इस मामले को यही विराम देना उचित था। हालांकि जो नया वचन तय हुआ था वह थोड़ा जटिल और संकटपूर्ण था। यदि नील जीत जाता तो बात ठीक थी, उसे इस उपद्रवी स्त्री में कोई रुचि छोटी ही नहीं थी, परंतु यदि वह हार जाता तो केवल ईश्वर ही जानता था कि वह स्त्री उसे प्रताड़ित करने के लिए क्या मार्ग अपनाती। नील के शब्द सुनते ही मंदाकिनी ने तुरंत अपना सिर नकारात्मक रूप में हिलाया। समाप्त। मेरा अनादर करने वालों को इतनी सुगमता से कैसे छोड़ा जा सकता है? अचानक मंदाकिनी ने अपना हाथ लहराया और कमल पर आक्रमण कर दिया। वह कमल के अत्यंत समीप थी और ये देखकर कि उसे रोकना अब संभव नहीं है, नील पुकार उठा, मंदाकिनी रुकिए। किंतु तब तक विलंब हो चुका था। एक स्वर्णिम प्रभा कमल की छाती को भेदती हुई उसकी पीठ के पार निकल गई। कमल की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने घबराकर अपनी छाती को हाथों से ढक लिया। वह स्थान अत्यंत संवेदनशील था क्योंकि उसका हृदय वहीं स्थित था और हृदय पर लगी चोट प्राणघातक हो सकती थी। परंतु जब नील ने अपनी आंतरिक चेतना से उस आघात का निरीक्षण किया तो उसकी चिंता कुछ कम हुई। भले ही मंदाकिनी क्रूर थी, किंतु इस बार उसने संयम बनाए रखा था। उसकी स्वर्णिम रश्मि अत्यंत सटीक थी और कमल के हृदय के ठीक बगल से गुजरी थी। इससे उसकी मुख्य रक्तवाहिकाओं को कोई क्षति नहीं पहुंची थी। इसलिए यद्यपि घाव देखने में भीषण था, परंतु ये प्राणघातक नहीं था। मंदाकिनी केवल कमल को यातना देना चाहती थी। कटु वचन बोलने वालों को अंततः कष्ट तो भोगना ही पड़ता है। मंदाकिनी का वार सफल रहा। इसके पश्चात उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अखाड़े की ओर बढ़ गई, किंतु इस समय उसके मुख पर एक कुटिल मुस्कान थी। जब वह और कृतिका अखाड़े में पहुंचे थे तब केवल कमल ही ऐसा नहीं था जिसने अनुचित शब्दों का प्रयोग किया था, अन्य दलों के कई शिष्य भी ऐसा कर रहे थे। किंतु उसने कमल को इसलिए चुना क्योंकि उसे विश्वास था कि नील इस विषय में अवश्य हस्तक्षेप करेगा। नील के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखकर मंदाकिनी की उसमें रुचि जागृत हो रही थी। उसे लगा कि नील के शरीर पर केवल 2 आघात करना पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए उसने यह मार्ग चुना। यदि मैं विजयी हुई तो मुझे नील के साथ क्या करना चाहिए? मंदाकिनी लौटते समय यही विचार कर रही थी। नियमों के अनुसार देखा जाए तो मंदाकिनी बिना अनुमति अखाड़े से बाहर गई थी, इसलिए उसे पराजित घोषित किया जाना चाहिए था। किंतु सप्तसिंधु आश्रम सदैव अपने मुख्य शिष्यों का पक्ष लेता था। इसके अतिरिक्त मंदाकिनी का प्रभाव भी विशेष था, इसलिए किसी निर्णायक ने उसे रोकने का साहस नहीं किया। दूसरी ओर कृतिका अखाड़े में दीर्घकाल से प्रतीक्षा कर रही थी। वह शांत स्वभाव की कन्या थी जो विले ही क्रोधित होती थी। कमल की बातें सुनकर वह भी व्यथित हुई थी, परंतु वह मंदाकिनी जितनी कठोर नहीं थी। अखाड़े में पहुंचकर मंदाकिनी ने कृतिका को उपेक्षा से देखा और कहा, तुम अत्यंत प्रतिभाशाली हो और तुम्हारा कौशल भी श्रेष्ठ है, किंतु तुम मेरी समकक्ष बनने के योग्य नहीं हो। क्यों? ये सुनते ही कृतिका के मुख पर असंतोष के भाव उभर आए। मंदाकिनी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तुम्हारे युद्ध कौशल से स्पष्ट है कि तुम पर्याप्त कठोर नहीं हो। विशेष रूप से पुरुषों के प्रति कठोरता आवश्यक है। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मेरी प्रतिस्पर्धी नहीं बन सकती। उसके इस तर्क पर कृतिका ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, यह आवश्यक नहीं है। मैं पुरुषों के प्रति कठोर न सही, परंतु महिलाओं के प्रति कितनी कठोर हो सकती हूँ ये कौन जानता है। महिलाओं के प्रति कठोर? मंदाकिनी की मुस्कान गहरी हो गई और उसने उत्सुकता से कहा, मुझे इस पर संदेह है। यदि संदेह है तो परीक्षा ले लीजिए। इतना कहते ही कृतिका के हाथ में एक सूक्ष्म और तीक्ष्ण कृपाण प्रकट हुई। कृतिका की शैली तीव्र गति पर आधारित थी। वह क्षण भर में शत्रु के रशन को भेदकर उसकी ग्रीवा पर शस्त्र टिका देती थी। परंतु मंदाकिनी जैसी मुख्य शिष्या के समक्ष वह जानती थी कि केवल गति पर्याप्त नहीं होगी, उसे अपनी पूर्ण शक्ति लगानी होगी। इसलिए उसने प्रथम प्रहार करने का निर्णय लिया। शतपुष्प खड्ग कला। कृतिका की आंतरिक शक्ति अनेक पुष्पों के रूप में परिवर्तित होकर उसकी कृपाण में समाहित हो गई। तत्पश्चात वह तीव्र गति से मंदाकिनी की ओर झपटी। इस कला में कुल 100 प्रहार शामिल थे, जहां प्रत्येक वार पिछले से अधिक तीव्र होता था। कृतिका ने कठोर परिश्रम से इसमें दक्षता प्राप्त की थी और अब वह अत्यंत कम समय में इन सभी वारों को निष्पादित कर सकती थी। जब कृतिका ने आक्रमण किया तो दर्शकों को केवल शस्त्र की धुंधली छाया ही दिखाई दी। मंदाकिनी ने भी तुरंत अपना शस्त्र निकाला और प्रहारों का उत्तर देना प्रारंभ किया। धातु के टकराने की तीव्र ध्वनियां पूरे प्रांगण में गूंजने लगीं। दोनों वीरांगनाओं के मध्य अनगिनत वार हुए। जब भी कृतिका की हरित ऊर्जा मंदाकिनी की स्वर्णिम आभा से टकराती, एक तीव्र झनकार उत्पन्न होती। अनेक तीव्र प्रहारों के पश्चात दोनों कुछ पग पीछे हटीं। कृतिका की सांसें तेज चल रही थीं, जबकि मंदाकिनी पूरी तरह शांत और सहज दिख रही थी। मुझे ऐसी साहसी महिलाएं पसंद हैं, मंदाकिनी मंद स्वर में बोली। न जाने क्यों मंदाकिनी के मुख से ये सुनकर कृतिका को अजीब सी सिहरन महसूस हुई। उसने कोई उत्तर न देकर पुनः आक्रमण आरंभ कर दिया।
दोनों का युद्ध अत्यंत तीव्र था और उनका कौशल देखकर कई अन्य योद्धा आश्चर्यचकित थे। लड़ाई का प्रत्येक क्षण रोमांचक होता जा रहा था। वे अपनी अपनी श्रेष्ठ तकनीकों का प्रयोग करते, प्रहार करते और पुनः पीछे हटकर नई रणनीति बनाते। अखाड़े में उनका संयोजन किसी कलात्मक दृश्य की भांति प्रतीत हो रहा था। ये संघर्ष लगभग आधे घंटे तक चलता रहा। अंततः एक तीक्ष्ण ध्वनि के साथ कृतिका के हाथ से शस्त्र छूटकर गिर गया और मंदाकिनी की लघु कृपाण उसके भाल पर आ टिकी। कृतिका के चेहरे पर असंतोष था, मानो उसने कोई त्रुटि कर दी हो। उसकी स्थिति देखकर मंदाकिनी मुस्कुराई। कृतिका, क्या तुम इस परिणाम से प्रसन्न नहीं हो? यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक और अवसर दे सकती हूँ, किंतु शर्त यह होगी कि पुनः पराजित होने पर तुम्हें मेरी इच्छानुसार दंड स्वीकार करना होगा। ये कहते हुए मंदाकिनी ने अपनी अंगुलियों से उसके चेहरे को स्पर्श करने का प्रयास किया। इस व्यवहार से भयभीत होकर कृतिका पीली पड़ गई और निर्णायक की ओर देखकर चिल्लाई, मैं पराजय स्वीकार करती हूँ। मंदाकिनी ने उदास होकर कहा, इसकी क्या आवश्यकता थी? मैं कोई भय उत्पन्न करने वाली जीव तो नहीं हूँ। परंतु कृतिका शीघ्रता से अपना शस्त्र उठाकर अखाड़े से बाहर निकल गई। दो श्रेष्ठ योद्धाओं के मध्य ये मुकाबला अत्यंत दर्शनीय था। यद्यपि इसमें अत्यधिक रक्तपात नहीं हुआ, परंतु इसने सभी को ये दर्शा दिया कि युद्ध कला में गति की क्या सीमा हो सकती है। अगले मुकाबले ने दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी। अगला युद्ध तमिश और मुख्य शिष्य वनराज के बीच था। इस बार भी तमिश ने अपनी म्यान से खड्ग बाहर नहीं निकाला। इस आचरण ने पुनः सभी को चकित कर दिया और वनराज को अत्यधिक क्रोधित कर दिया। किसी मुख्य शिष्य का ऐसा अनादर पूर्व में कभी नहीं हुआ था, किंतु परिणाम ने सिद्ध कर दिया कि तमिश का यह आत्मविश्वास निरर्थक नहीं था, क्योंकि वनराज वह मुकाबला हार गया। तत्पश्चात निर्णायक ने घोषणा की, अंबर दल का नील बनाम मुख्य शिष्य शैलेश, जो शीर्ष 5 में स्थान रखने की क्षमता रखता है और आचार्य केतुपति का प्रिय शिष्य है। देखना होगा कि नील उसका सामना किस प्रकार करता है। यदि नील ये मुकाबला जीतता है तो यह अत्यंत असाधारण बात होगी। अब देखना ये है कि नील शैलेश की रचना को भेद पाएगा या उसके चक्रव्यूह में उलझ कर रह जाएगा। ये सब जानने के लिए सुनते रहिए नील एक महान योद्धा।